जब पार्टी और परिवार टूटी थी उसके बाद से जो 3 साढ़े 3 साल लगातार चिराग पासवान जी जनता के बीच गए, अपनी बात कही उन्होंने और बात कहने के बाद अपनी बात समझाई, सब जगह से उन्होंने आशीर्वाद लिया, बिहार की पूरी जनता का उनको आशीर्वाद मिला। उसी का आज ये फल है कि आज वो अपने पूरे के पूरे 5 सांसद जिता करके 100% स्ट्राइक रेट के साथ मोदी जी के मंत्रिमंडल में पहली बार भारत के कैबिनेट मंत्री बने हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब पहली बार टेलीकॉम मंत्री बने थे तो उनको भी कहा गया था कि झुनझुना मंत्रालय है। उन्होंने जब NTP 1 नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1 लाई थी, उसके बाद से इस देश में, अपने देश में, भारतवर्ष में मोबाइल सबके हाथ में पहुंचा था। उन्होंने BSNL की स्थापना की थी ताकि जन जन तक सस्ते में मोबाइल टेलीफोनी हो सके। क्या आप इसे झुनझुना कहेंगे? अगर किसी मंत्री में ये काबिलियत है, उस मंत्री में ये योग्यता है, तो वो अपनी योग्यता, अपनी सूझबूझ और समझ के बल पर उस मंत्रालय की जिम्मेदारी को निभाते हुए वो नई ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकते हैं। माननीय पशुपति पारस जी और माननीय प्रिंस जी हमारी पार्टी में आएंगे नहीं आएंगे, ये मुझे नहीं, उनको तय करना है। आज हमारे साथ खास मौके पर खास बातचीत के लिए जमुई से नवनिर्वाचित सांसद अरुण भारती जी हैं, जो कि लोजपा रामविलास पासवान के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चिराग पासवान उनके जीजा भी हैं और चिराग पासवान को इस बार जो है मंत्रालय भी मिला है, कैबिनेट मंत्रालय मिला है, खाद्य प्रसंस्करण विभाग उनको दिया गया है। सबसे पहले अरुण जी, आपको बहुत बधाई हो और स्वागत है STN न्यूज़ पर। बहुत बहुत बधाई। मुझसे बात करने के लिए। पहला सवाल मेरा है कि जिस तरीके से चिराग पासवान को कैबिनेट मिनिस्टर दिया गया, कैबिनेट मंत्री उनको दिया गया, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दी गई, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जब पार्टी और परिवार टूटी थी उसके बाद से जो 3 साढ़े 3 साल लगातार चिराग पासवान जी जनता के बीच गए, अपनी बात कही उन्होंने और बात कहने के बाद अपनी बात समझाई, सब जगह से उन्होंने आशीर्वाद लिया, बिहार की पूरी जनता का उनको आशीर्वाद मिला। उसी का आज ये फल है कि आज वो अपने पूरे के पूरे 5 सांसद जिता करके 100% स्ट्राइक रेट के साथ मोदी जी के मंत्रिमंडल में पहली बार भारत के कैबिनेट मंत्री बने हैं। ये सारी चीज़ों का कल्मिनेशन है। आप जमुई से नवनिर्वाचित सांसद हैं, राजनीतिक पिच पर आप बैटिंग करने के लिए आए, पहली बार में जीत भी गए आप, तो इस बार कितना चुनौती होगा जमुई लोकसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, चिराग पासवान जी ने जमुई में जो विकास का कार्य किया है वो उन्होंने एक बहुत लंबा बार सेट किया है। जमुई आज के दिन में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में नीति आयोग के पहले स्थान पे आता है और मेरी चुनौती होगी और मेरे लिए एक चैलेंज भी होगा कि मैं कैसे जमुई ज़िले के ये पहले पायदान को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में नीति आयोग में आगे मैं मेंटेन करके चलूँ। जो भी काम अधूरे हैं उनको मैं तेज़ी से आगे बढ़ाऊँ, चाहे वो खैरा का मेडिकल कॉलेज है जिसके निर्माण कार्य में तेज़ी लाने की ज़रूरत है, चाहे वो चकाई से झाझा का रेलवे लाइन है, 3000 करोड़ की परियोजना है, बड़ी परियोजना है, उसमें कैसे तेज़ी लाई जाए। अभी भी बहुत सारे गाँवों को सड़कों से, बिजली से जोड़ना है, ये मेरी प्राथमिकताओं में होगा और हम लोग इसको जल्द से जल्द आगे बढ़ाएंगे। एनडीए घटक दल को जिस तरीके से विभागों का बंटवारा हुआ, उससे विपक्ष काफ़ी हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि इस बार बीजेपी एनडीए के जितने भी घटक दल है उसको झुनझुना मंत्रालय पकड़ा दिया है। आप ये बताएं कि भारत की जनता की जितनी भी समस्याएं हैं वो किसी न किसी मंत्रालय के माध्यम से उन सबको सुलझाया जाता है, उसका उपाय किया जाता है। तो क्या आप जनता के समस्याओं को सुलझाने का जो माध्यम है उसको आप झुनझुना कहेंगे? कोई भी मंत्रालय बड़ा या छोटा नहीं होता, उसकी जिम्मेदारी होती है, बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये मंत्री के ऊपर होता है, जो मंत्री बनते हैं, कि कैसे वो इस मंत्रालय को चमकाते हैं। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो मेरे अभिभावक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब पहली बार टेलीकॉम मंत्री बने थे तो उनको भी कहा गया था कि झुनझुना मंत्रालय है। उन्होंने जब NTP 1 नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1 लाई थी, उसके बाद से इस देश में, अपने देश में, भारतवर्ष में मोबाइल सबके हाथ में पहुंचा था। उन्होंने BSNL की स्थापना की थी ताकि जन जन तक सस्ते में मोबाइल टेलीफोनी हो सके। क्या आप इसे झुनझुना कहेंगे? अगर किसी मंत्री में ये काबिलियत है, उस मंत्री में ये योग्यता है, तो वो अपनी योग्यता, अपनी सूझबूझ और समझ के बल पर उस मंत्रालय की जिम्मेदारी को निभाते हुए वो नई ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकते हैं। विपक्षी जो ये कह रहे हैं कि झुनझुना है, ये बिल्कुल ही बेमानी बात है।
क्या मंत्रालय किस मंत्री को मिलेगा, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है और हर मंत्री जिसको ये मिला है उन्होंने इस जिम्मेदारी को स्वीकारा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस जिम्मेदारी को वो बड़े गंभीरता से आगे ले जाएंगे और अपने मंत्रालय को नए मुकाम पे ले जाएंगे। जमुई लोकसभा क्षेत्र में जमुई की जनता के लिए आप आने वाले 100 दिनों के लिए क्या नया करने जा रहे हैं? देखिए, जमुई की जनता यहाँ पे अभी उपस्थित है, मैं इनसे लगातार विचार विमर्श कर रहा हूँ। कुछ मुझे और वक्त दिया जाए, मैं अगले 100 दिनों में हमारा क्या प्लान होगा जमुई में विकास को लेकर के, ये मैं आपको दे दूंगा। क्या प्रमुख 2 काम प्रमुख बताइए जमुई के लिए। यहाँ भी जनता है या जमुई के बहुत सारे जनता होंगे जो झुग्गियों में, झोपड़ियों में, गाँव में रहते होंगे। जमुई के बहुत सारे युवा जो है बेरोजगार होंगे, दिल्ली मुंबई जैसे जगहों पर पलायन करते होंगे। आप भी यूथ हैं, युवाओं के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, अगर जैसे आपने कहा मेरी पहली 2 प्राथमिकताएं, मेरी पहली 2 प्राथमिकताओं में होगा सबसे पहला खैरा का मेडिकल कॉलेज, जिसका काम अभी भी प्रगति पर है और उस काम में और प्रगति लाई जाए ताकि इससे स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी चीज़ें होंगी वो समस्या सुलझेगी और इससे रोजगार भी सृजित होगा। उसी तरह से जो चकाई का जो रेल लाइन है, चकाई से लेकर के झाझा तक जो 3000 करोड़ की परियोजना है, उसमें भी तेजी ला करके लाई जाए ताकि वहाँ से भी रोजगार और बनेगा और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारा पानी की समस्या है, पानी की समस्या के लिए पहले ही एक बहुत लंबित प्रोजेक्ट जो अप्रूव हो चुका है, उसमें फाइनेंशियल एलोकेशन कराने की ज़रूरत है, जिसमें लग करके मैं जल्द से जल्द उसको कराने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अभी भी बहुत सारे गांव हैं जिनको सड़कों से जोड़ना है, बिजली से जोड़ना है, ये कुछ प्राथमिकताएं होंगी। तो जमुई की जनता की तरफ से आप क्या सवाल सरकार से करेंगे? ये सवाल देखिए, पहले संसद में जाने पे मैं अब सवाल तो करूंगा ही, लेकिन ये सवाल जो है मैं जमुई की जनता के साथ बैठ करके तय करूंगा। ये अकेले में तय नहीं होगा। ये चूंकि ये वो सवाल होंगे जो मेरी पूरी लोकसभा की जनता को अफेक्ट करेंगे, तो उनके साथ बैठ करके विचार विमर्श करके ही, समस्याएं बहुत सारी हैं, पहला सवाल कौन सा है जो आप पूछ रहे हैं वो मैं इनके साथ बैठ कर ही तय करूंगा। अच्छा, बिहार विधानसभा के लिए पशुपति पारस का और प्रिंस को भी आप अपनी पार्टी में शामिल करेंगे क्या? बिहार विधानसभा चुनाव का कड़ी फाइट राजद देगा बिहार में आपको? देखिए, मैं ये उम्मीद करता हूं कि विपक्षी पूरी टक्कर दें। वैसे इन्होंने इस बार कोशिश की थी, टक्कर नहीं दे पाए। हम लोग 40 में से 30 सीट जीतने में कामयाब हो गए। कहीं कुछ कमी रही होगी जिसकी गठबंधन में समीक्षा की जाएगी और हम लोग उसको सुधारेंगे। बहरहाल माननीय पशुपति पारस जी और माननीय प्रिंस जी हमारी पार्टी में आएंगे नहीं आएंगे, ये मुझे नहीं, उनको तय करना है।